दोस्तों, रेल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में जानेंगे। रेलवे के संदर्भ में ऑपरेटिंग रेशियो का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो का डिफिनेशन जानते हैं। दरअसल ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवे के साल भर के खर्चे और इसके द्वारा अर्जित आय का अनुपात है। जब हम आम बजट के साथ रेलवे बजट में ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में जानते हैं कि इस साल ऑपरेटिंग रेशियो 98% रहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि रेलवे को 100 रुपया कमाने के लिए साल भर में 98 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रेलवे को साल भर में मात्र 2 रुपये का मुनाफा हुआ, जो बहुत ही कम है। रेलवे के खर्चे और इनकम लगभग बराबर है। तो अब बात ये उठती है कि रेलवे जितना कमाती है उतना कमा देती है, तो रेलवे का जो विस्तार है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वो कैसे होगा? इसके लिए तो बाहर से पैसे लेने होंगे। तो इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो का रेलवे में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम ऑपरेटिंग रेशियो के फिगर को समझते हैं कि यदि ऑपरेटिंग रेशियो का फिगर बहुत कम है, यदि ऑपरेटिंग रेशियो का फिगर कम से कम हो, तो रेलवे का मुनाफा ज़्यादा है। कहने का मतलब रेलवे का सरप्लस इनकम ज़्यादा हो रहा है। यदि ऑपरेटिंग रेशियो हाई है, ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो रेलवे घाटे में जा रही है, जो रेलवे के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि रेलवे घाटे में जाएगी तो रेलवे का जो विस्तार होना है, रेलवे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे करने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आपने जाना कि ऑपरेटिंग रेशियो का रेलवे में क्या महत्व है। अब जानते हैं ऑपरेटिंग रेशियो को विस्तार से समझने के लिए हमें 3 टर्म को समझना जरूरी है। पहला है ऑपरेशनल कॉस्ट। ये ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होते हैं? तो रेलवे साल भर में जिन खर्चों को करती है गाड़ी को चलाने के लिए, ये इनका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। ऑपरेशनल आउटकम क्या है? तो रेलवे को साल भर में जहां से भी इनकम होता है या आमदनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेलवे का ऑपरेशनल आउटकम। तीसरा है सरप्लस आउटकम। जो रेलवे की आमदनी है, आउटकम है, उसमें से यदि हम ऑपरेशनल कॉस्ट को घटा देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस आउटकम। और यह सरप्लस आउटकम जितना ज़्यादा होगा रेलवे के लिए उतनी अच्छी बात है, रेलवे अपने खर्चे खुद कर पाएंगे। तो रेलवे की ये एक्सरसाइज होती है कि उसके जो सरप्लस आउटकम है वो कितना ज़्यादा बढ़ा पाती है। तो हम लोग सब अब जानते हैं कि रेलवे किन किन चीज़ों पर खर्चे करती है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है रेलवे का, वह मोटा मोटी 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं और एक वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? वैसे खर्चे जो साल भर एक जैसे होते हैं, हर एक साल एक जैसे होते हैं, उसको हम लोग फिक्स्ड खर्चे कहते हैं। और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो सालों साल बदलते रहते हैं, जिनके फिगर्स बदलते रहते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर लाइक रोलिंग स्टॉक। रेलवे को अपने कोचों पर जो रोलिंग स्टॉक पर जो खर्चे करने पड़ते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। सैलरी ऑफ स्टाफ, इनके जो खर्चे होते हैं फिक्स्ड होते हैं। बिल्डिंग्स मतलब स्टाफ क्वार्टर, स्टेशन बिल्डिंग और भी कई तरह के बिल्डिंग्स रेलवे को बनाने पड़ते हैं ऑपरेशन के लिए। कॉस्ट ऑफ सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत फ्यूल्स के खर्चे आते हैं और मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट, जो हर एक साल कुछ न कुछ बदलता रहता है। ये 2 तरह के ही खर्चे होते हैं। तो आइए अब जानते हैं रेलवे के ऑपरेशनल आउटकम के बारे में। रेलवे की आमदनी कहाँ से होती है? तो रेलवे की आमदनी का जो मेन स्रोत है वो है पैसेंजर और गुड्स का फेयर। कहने का मतलब जो पैसेंजर रेलगाड़ी चलती है उनके द्वारा जो फेयर्स आते हैं, किराया आता है, और गुड्स के द्वारा जो किराया आता है। और भी कई स्रोत हैं, जैसे कि पार्सल के द्वारा, लगेजेज के द्वारा,
सन्ड्रीज लाइक जैसे रेलवे के बहुत सारे प्रॉपर्टीज रेलवे रेंट पर दे देती है, लीज पर दे देती है, उनसे द्वारा जो इनकम आता है। फिर एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो इनकम आता है। फिर रेलवे जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है और वो प्राइवेट भी हो सकता है। रेलवे प्राइवेट साइडिंग चलाती है, तो इसके द्वारा जो इनकम आता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे इनकम को यदि साल भर जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग आउटकम। यही रेलवे की आमदनी है। अब हम लोग चलते हैं कि सरप्लस आउटकम यह क्यों जरूरी है रेलवे के लिए। तो सरप्लस आउटकम जो होता है वह रेलवे के जो साल भर की आमदनी है और उसमें से रेलवे के साल भर के जो खर्चे हैं उसको घटा दिया जाए तो वो सरप्लस आउटकम है। और यह सरप्लस आउटकम जितना ज़्यादा होगा वो रेलवे के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। रेलवे को जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, रेलवे को यदि फ्यूचर में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े खर्चे जो बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे को खर्च करना पड़ता है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये रेलवे को खुद जनरेट करना पड़ेगा उनके सरप्लस आउटकम को बढ़ा करके। तो आइए दोस्तों, मौजूदा हालत जो रेलवे की है उसमें सरप्लस इनकम ना के बराबर है। तो रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किन किन चीज़ों को करना पड़ता है? तो रेलवे को न्यू लाइंस बिछाने पड़ते हैं, डबलिंग के काम करने पड़ते हैं, गेज कन्वर्सन के काम करने पड़ते हैं। फिर पब्लिक एमिनिटी से जुड़ी कार्य, जैसे कहीं पर लिफ्ट लगाना है, एस्केलेटर लगाना है, वेटिंग हॉल को वर्ल्ड क्लास बनाना है, और भी सुविधाएं देनी है। और स्टाफ के वेलफेयर के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, स्टाफ को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए, इसके लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं वो भी बड़ी मात्रा में होती है। तो ये पैसे रेलवे को आएंगे कहाँ से? यदि रेलवे खुद इसे जनरेट नहीं करेगी तो बाहर से ये रुपये लेने पड़ेंगे, जो रेलवे के सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। हाल फिलहाल रेलवे ने लगभग LIC से 1.5 करोड़ रुपये लोन पर लिए हैं, जिनको LIC को सूद भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे खुद से पैसे कमा नहीं रही है। तो PPP मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। हाल में हम लोग जानते हैं कि कुछ प्राइवेट ट्रेनें चलाने की बात हो रही है, लगभग 150 ट्रेनें चलाने के लिए रूट भी तय कर दिए गए हैं। तो धीरे धीरे रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे को यदि वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटीज़ देना है तो विगत कुछ वर्षों में, जैसा कि सरकार ने अनुमानित की है कि रेलवे पर लगभग 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ये रुपये कहाँ से आएंगे? ये रुपये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही आ सकती है, इसलिए रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।